पहाड़ों की चट्टानों पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, वंदे वंदे। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है। 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन, अन्ना आंदोलन, यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल, कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान। लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे। चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होएगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार। ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे। देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो।
तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, अब हम जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं की मोटी चमड़ी है। इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। इन्होंने, मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है। उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया मैंने मन में सोचा था, जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता, मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा, यह केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, यह केस का कोई भरोसा नहीं है, यह केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया, मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता, दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ मैं जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था?
दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3,000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता ये 3,000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता आपका इलाज मुफ्त करता? पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। एक बात और करना चाहता हूं आज आपसे। एक बात और करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बात और बहुत जरूरी बात है, सारे जने बड़े ध्यान से सुनना। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी?
पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। एक और बात रखना चाहता हूं मैं, प्रश्न के रूप में नहीं है। आज हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 75 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया हर सरकार ने इस देश के अंदर। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि ऊपर वाले ने इस देश को एक मनीष सिसोदिया दे दिया। 75 साल के बाद इस देश में एक ऐसा शख्स आया जिसने गरीबों के बच्चों को भविष्य की एक उम्मीद दी। एक रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जिसे कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ बन सकते हैं, आज उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर मनीष सिसोदिया ने उनको उम्मीद दी है। ऐसे मनीष सिसोदिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल जेल में रखा। मनीष सिसोदिया की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं है। मनीष सिसोदिया की जिंदगी देश की जिंदगी है। मनीष सिसोदिया का एक एक जिंदगी का पल इस देश का पल है। ये 2 साल मनीष सिसोदिया के खराब नहीं हुए, ये 2 साल इस देश के खराब हुए हैं। अगर आज मनीष सिसोदिया जेल के बाहर होता, न जाने कितने और नए स्कूल बनते, न जाने कितने बच्चों को शिक्षा मिलती। तो मैं मोहन भागवत जी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस इस किस्म की हरकतों से सहमत है? ये सारे प्रश्न आज मैंने मोहन भागवत जी के सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इन प्रश्नों के जवाब देंगे। और ये प्रश्न केवल मोहन भागवत जी के लिए नहीं है। इस देश से प्यार करने वाले हर शख्स, इस देश के हर देशभक्त को, भारत माता की पूजा करने वाले भारत माता के हर सपूत को मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस पे चिंतन जरूर करना। आरएसएस के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आपको हो सकता है केजरीवाल पसंद ना हो, आपको हो सकता है आम आदमी पार्टी पसंद ना हो, लेकिन देश की खातिर इन मेरे उठाए गए मुद्दों पे चिंतन जरूर करना दोस्तों। ये आने वाला चुनाव
मामूली चुनाव नहीं है। यह दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। ये जो झाड़ू है ना, ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू अब चुनाव चिन्ह नहीं है। ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो मन में सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूं। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने का बटन दबा रहा हूं। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना दोस्तों। भारत माता की। भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। साथियों, मैं जानता हूं आप सबके बीच, मैं जानता हूं आप सब लोग आज बहुत खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों को जंतर मंतर पर आके बहुत खुशी मिलती है हमेशा। जब जब थोड़ी बहुत बैटरी में चार्ज कम होता है हम जंतर मंतर पे आ जाते हैं और चार्ज होके जाते हैं। तो आज हम चार्ज होने आए हैं जंतर मंतर पर, अपनी स्थिति को और चार्जिंग के साथ मजबूत करने आए हैं। बहुत खुश है। मैं देख रहा था लोगों का अभी, सर आपके आने से पहले सब लोग बहुत खुश हैं, यहां जोश में हैं, उमंग में हैं, उत्साह में भरे हुए हैं सब लोग, क्योंकि उनके बीच उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं। लोग बहुत खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल जी उनके बीच में हैं। थोड़ी बहुत मायूसी है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन सीएम नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, इसका थोड़ा सा दुख है। लेकिन फिर भी लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि चलो मुख्यमंत्री की बात तो अब 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने बाद फिर से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि तानाशाह की जेलों को तोड़ के, उनके तालों को तोड़ के भ्रष्टाचार के काल केजरीवाल हमारे बीच में आ गए हैं, हम सबके बीच में आ गए हैं फिर से। सब लोग इस बात से बहुत खुश हैं। मैं 17 महीने जेल में था। जब मैं बाहर आया तो अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई इस बात की तब जब केजरीवाल जी बाहर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया झूठा केस है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि यह केस में जब ट्रायल शुरू होगा तो 2 सवाल नहीं झेल पाएगा, यह केस 2 सवाल में फ्लैट हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा, आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर, संजय भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के बारे में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केस आपका 2 सवाल नहीं झेल पाएगा। इतनी झूठ की कहानी आप लोगों ने लिखी हुई है। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने मेरा सब कुछ छान मारा, सर का सब कुछ छान मारा, घर द्वार सब खगोल डाला, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने क्या चाल रची कि कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को अंदर पकड़ पकड़ के जेल में डाला। उनको बोला कि देखो बाहर आना चाहते हो तो अरविंद जी के खिलाफ बयान दे दो, नहीं तो जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। उनमें से किसी एक आध आदमी ने कोई झूठा बयान दे दिया। उस झूठे बयान के आधार पर मुझको, संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन बयानों से कुछ नहीं होता है, ये तो जब ट्रायल चलेगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, 2 सवाल नहीं झेल पाएगा तुम्हारा। इसका ये क्यों, नीरज इसका साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा इनसे। कारण भ्रष्टाचार नहीं था कि मुझे जेल में डाला, केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय भाई को जेल में डाला।
कारण था परेशान करना, कारण था दिल्ली के काम रोकना। 17 महीने अंदर जेल में रखा। कारण और मकसद इनका एक ही था कि इनको तोड़ो, इनको अंदर से तोड़ो, इनको बाहर से तोड़ो, इनकी हिम्मत को तोड़ो, इनकी टीम को तोड़ो। लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह रहा हूं, और आप लोग भी इसी बात से उमंग में, उत्साह में, कि ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना पार्टी टूटी। इसी बात को लेकर सब उत्साह में है सब लोग। कितने मैसेज आते थे इनके, सही कह रहा हूं। मैंने कई लोगों से बात भी की, आप लोगों में से भी कई लोगों से बात हुई जो मेरे तक पहुंची। कई लोगों ने आके कहा, मनीष जी किस चक्कर में पड़े हो, आ जाओ, जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे ये लोग, जानते नहीं हो आप इनको, आ जाओ, छोड़ दो, इधर आ जाओ, क्या होगा, जेल में कब तक पड़े रहोगे, अपनी सोचो। मुझे आगे ज्ञान भिजवाते थे। राजनीति में तो देखो सब ऐसे ही होता है, कोई किसी की नहीं सोचता। आपको आना चाहिए, आपको जेल से बाहर आना है तो आपको सुननी चाहिए इनकी बात। मुझे बता दे, आपकी वाइफ बीमार है, आपका बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, सोचो अपने परिवार की सोचो, परेशान हो जाओगे। मेरे घर में, जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था 5 लाख रुपए में घर खरीदा था, उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे, मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है, मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि यह आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं, अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे, सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया है। मुझे आके कहते थे, मैसेज देते थे। मैंने कहा भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था, इस काम में उसी में लगा हुआ हूं मैं तो। कभी आके आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा, और आज इस मंच से, जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं, मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो,
अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो। अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की यह दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले अभी 13 सितंबर को, तो दिल बड़ा आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी। मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी वो फोटो में देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पे आप जान सकते हो कि हमारे और उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे। उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में। जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की। बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था। दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे। उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था, क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया सर ने और हमने कि किस तरह से 25 साल पहले, 26 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हमने याद किया कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों में जाके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाने से लेके गरीब लोगों के राशन दिलवाने तक की लड़ाई लड़ी है। इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि किसी सत्ता में आना है, किसी कुर्सी पे आके बैठना है। हमने याद किया कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया, और जब देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना तो पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद की, लाखों लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करी, जिससे उनके काम ईमानदारी से हुए, जिससे वो भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ सका। यह सब लड़ाई लड़ी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इन राजनीतिक कुर्सियों पर आके बैठेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि सत्ता में आके बैठेंगे, इतने बड़े बड़े पदों पे जाके बैठेंगे, हमने नहीं सोचा था। लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में आएंगे। हम तो ईमानदारी और देशभक्ति का जज्बा लेके घर से निकले थे और थोड़ा काम कर रहे थे लोगों के लिए, लेकिन शायद भगवान ने कुछ सोच रखा था। भगवान के सोचे हुए के मुताबिक, भगवान के दिए हुए के मुताबिक मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, दिल्ली में काम किया, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया ईमानदारी से काम करते हुए। और जब दिल्ली का बजट बढ़ा तो उस बजट से जो पैसा मिला, सर ने कहा कि दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, अब इसको वापस जनता को देंगे। तो बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, बस यात्राएं फ्री हो गई, तीर्थ यात्राएं फ्री हो गई,
अनऑथराइज कॉलोनियों में, मोहल्लों में इतनी सारी सड़कें बन गई, इतनी सारी बसें आ गई जो कभी नहीं आई, 24 घंटे बिजली आने लगी। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम किया और देशभक्ति से काम किया। मैं जब जेल से बाहर आया उस दिन रात को बैठे हुए हमारी और सर की बात हो रही थी। मैंने सर को बताया, केजरीवाल जी को, कि किस तरह से मैं जनता में जा रहा हूं, 1 महीने पे से पदयात्रा में जा रहा हूं और किस तरह से मदद मिल रही है। वहां से लोग प्यार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, ये केजरीवाल जी के साथ गलत किया, ये केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। मैंने कहा सर, आपसे जनता बहुत प्यार करती है, आपका मान सम्मान और प्यार आपके प्रति बढ़ रहा है जनता के बीच में। केस तो झूठा था ही, जमानत तक तो था ही केस, ये सारा केस जमानत तक था, ये हमारी चर्चा हुई। हमने कहा ये ट्रायल तो 7-8 साल चलेगा, अभी कम से कम 7-8 साल ये ट्रायल चलेगा। अदालत ने कह दिया है कि 2 क्वेश्चन में ये केस फ्लैट हो जाएगा, लेकिन ट्रायल चलने में, ट्रायल खत्म होने में 7-8 साल लगेंगे। सर ने कहा, अब ये बात महत्वपूर्ण मैं आपके बता रहा हूं, हमारे जो चर्चा हुई, सर ने कहा कि अदालत की मोहर तो लग गई है कि केस खत्म है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जनता की मोहर भी लगानी है कि केजरीवाल जी ईमानदार है। यह जनता की मोहर लगवानी है, जनता की मोहर लगनी है। मैंने पूछा सर कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे चाहते हैं, क्या करेंगे? तो सर ने कहा कि मैं लांछन लेके सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इन्होंने मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगाया है, मैं ये लांछन लेके सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अदालत ने तो कह दिया है कि ये 2 क्वेश्चन में भी टिकेगा केस, लेकिन मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता कहेगी कि केजरीवाल ईमानदार हैं, जनता कहेगी कि केजरीवाल हमारे ईमानदार नेता हैं और चुन के भेजेगी तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा सीएम की। मैंने कहा ये कैसे करेंगे, जनता की मोहर कैसे लगेगी, जनता कैसे कहेगी कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं? तो सर ने कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, 3 महीने बाद चुनाव है, अगर जनता दोबारा चुन के भेजेगी, और मैं यही कहने जाऊंगा जनता के बीच कि मैंने काम किया है, मैं ईमानदार हूं। अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि मैं ईमानदार हूं, दिल्ली की जनता ये मानती है कि केजरीवाल ईमानदार है, तो वोट दें और कुर्सी पे बिठाएं, नहीं तो घर बैठ जाऊंगा। केजरीवाल जी ने मुझसे कहा उस दिन 13 सितंबर को। मैंने सर से कहा कि सर आपके दिल में, सर ने अपने दिल की बात कही। मैंने सर से कहा कि अगर आपके दिल में है, ये तो मेरे दिल में भी यही बात है। मैंने भी पिछले 10 साल में आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है। दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवा के, यूनिवर्सिटीज बनवा के ईमानदारी से काम किया है। मैंने कहा तो सर जो आपके दिल की बात है वो मेरे भी दिल की बात है कि अब कुर्सी पे एजुकेशन मिनिस्टर की और डिप्टी सीएम की तभी बैठूंगा जब जनता कहेगी मनीष सिसोदिया ईमानदार है। जब जनता ये कहेगी, 3 महीने 4 महीने चुनाव में है, जनता जब ये कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है, हमें मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के रूप में चाहिए, तभी मैं शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, उससे पहले अब शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जो बात सर के दिल में है वही मेरे दिल में भी है, इसलिए आज जनता की अदालत में आए हैं। आज से अगले 3 महीने 4 महीने जनता की अदालत में रहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे और जनता की अदालत में जाके जनता के फैसले का इंतजार करेंगे। उसके बाद जनता से कहेंगे कि ईमानदार है तो वापस कुर्सी पे बिठाओ। अगर आपको लगता है कि अच्छे स्कूल बनवाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनवाने के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत है जो कि ईमानदार हैं, तो वापस उनको मुख्यमंत्री बनाओ, तब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ये लांछन लेके नहीं बैठेंगे कुर्सियों पे, इसलिए कुर्सियां छोड़ दी, अब आपके बीच में है, फैसला आपको करना है। पहली बार आपकी अदालत में आए हैं, पहली बार ईमानदारी की आवाज लेके। देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी 2-2 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ दिया, मुख्यमंत्री नहीं रहे कि नहीं जनता के बीच जाऊंगा, मैं भी जनता के बीच सर के साथ जाऊंगा और कदम से कदम मिलाते हुए जनता से एक कहूंगा। बस आखिरी बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन लोगों ने 17-18 महीने में, पिछले 2 साल में मुझको अंदर से तोड़ने की कोशिश की, बाहर से तोड़ने की कोशिश की, कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी तानाशाही के रावण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, राम बन के ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, मैं लक्ष्मण बन के इनके साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया का कोई रावण, दुनिया के किसी रावण की तानाशाही मुझको नहीं तोड़ सकती, ना मुझे अंदर से तोड़ सकती और ना पार्टी के रूप में तोड़ सकती। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।